जरा सोचिए, जब मार्केट तेजी से ऊपर भाग रहा हो, हर कोई पैसा बना रहा हो और अचानक से आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी मिल जाए। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसे ही एक चौंकाने वाले पूर्वानुमान पर बात करने वाले हैं। आज जिस स्रोत का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसने भारत के रियल एस्टेट बाजार को लेकर एक जबरदस्त चेतावनी जारी की है। और देखिए, ये कोई हल्का फुल्का करेक्शन नहीं है, ये एक ऐसे बड़े झटके की भविष्यवाणी है जहां ग्लोबल इवेंट्स और हमारी लोकल मार्केट की सच्चाई आपस में टकराने वाली हैं। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये पूरा विश्लेषण डेटा, ग्लोबल इकोनॉमी और दशकों के मार्केट एक्सपीरियंस पर आधारित है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। यहाँ सबसे बड़ा और बोल्ड दावा ये है कि आने वाले समय में एक परफेक्ट स्टॉर्म आ सकता है। मतलब न सिर्फ फिजिकल रियल एस्टेट यानी जमीन या फ्लैट्स की कीमतों में, बल्कि शेयर बाजार में लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनियों के स्टॉक्स में भी भारी गिरावट आ सकती है। स्रोत का सीधा सा मानना है कि फिलहाल ना तो प्रॉपर्टी खरीदने से पैसा बनेगा और ना ही रियल एस्टेट के शेयर लेने से। ये दावा पूरे के पूरे सेक्टर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। लेकिन आखिर इस गहरे निराशावाद के पीछे का लॉजिक क्या है? ठीक है, चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। स्रोत ने इस संभावित खतरे के 4 मेन पिलर्स बताए हैं। पहला है ग्लोबल रेमिटेंस का झटका, दूसरा है एआई की वजह से टेक इनकम पर मंडराता खतरा, तीसरा हमारी अपनी लोकल प्रॉब्लम यानी मुंबई में ओवर सप्लाई, और चौथा है शेयर बाजार का वेल्थ इफेक्ट। शुरुआत करते हैं पहले बड़े खतरे से, यानी ग्लोबल रेमिटेंस का झटका। अगर हम बड़ी ग्लोबल पिक्चर को देखें तो मिडिल ईस्ट में जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, उसका सीधा असर भारत की रियल एस्टेट फंडिंग पर पड़ता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, $13.5 बिलियन। अगर इसे रुपयों में बदलें तो ये करीब 1,25,000 करोड़ रुपए बनता है, और ये हमारी पूरी जीडीपी का लगभग 3.5% है। ये वो पैसा है जो विदेशों में काम करने वाले भारतीय हर साल अपने देश वापस भेजते हैं। और आपको पता है, इस भारी भरकम रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा प्रीमियम प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होता है। तो सीधी सी बात है, अगर गल्फ देशों में कोई भी अस्थिरता आती है तो इस पैसे के फ्लो पर सीधा ब्रेक लग सकता है। अगर हम उन देशों की लिस्ट देखें जहां से ये पैसा आता है, तो बात और भी साफ हो जाती है। अमेरिका, यूएई, यूके, सऊदी अरब से लेकर ओमान तक। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अकेले गल्फ कंट्रीज यानी जीसीसी देश इस कुल रेमिटेंस का 38% हिस्सा भेजते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ती है और वहां से आने वाले पैसे में रुकावट आती है, तो भारत में वो महंगे महंगे फ्लैट्स खरीदेगा कौन? और जब विदेशी खरीदारी ही मार्केट से गायब हो जाएंगे, तो हमारी रियल एस्टेट कंपनियों के स्टॉक्स भला ऊपर कैसे जाएंगे? और ये चीज जमीनी स्तर पर कैसे दिखती है, ये डीएलएफ के इन आंकड़ों से बिल्कुल शानदार तरीके से समझ आता है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के शुरुआती 9 महीनों में ही डीएलएफ ने 16,176 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सेल्स की। लेकिन असली कहानी इस नंबर के अंदर है। इस भारी सेल में से 5,247 करोड़ रुपए सीधे एनआरआई बायर से आए हैं। मतलब कुल बिक्री का 33% हिस्सा, 1/3 सेल्स सिर्फ अनिवासी भारतीयों ने की हैं। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर एनआरआई कम्युनिटी किसी भी तरह के ग्लोबल क्राइसिस में फंसती है, तो भारत के टॉप डेवलपर्स की सेल्स को एक बहुत बड़ा और सीधा झटका लगेगा। अब आते हैं दूसरे बड़े ग्लोबल खतरे पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से टेक इनकम पर मंडराता संकट। हम मिडिल ईस्ट से निकलकर अब अमेरिका की सिलिकॉन वैली चलते हैं। विडंबना देखिए, जिस एआई तकनीक को हम इतना प्रमोट कर रहे हैं, वही अब लोगों की परचेजिंग पावर के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। स्रोत का विश्लेषण बताता है कि कैसे अमेरिका में एआई के कारण लगातार जॉब्स में कटौती हो रही है। नए एआई क्लाउड प्लगइन्स धीरे धीरे ट्रेडिशनल आईटी प्रोफेशनल्स की जगह ले रहे हैं। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भूमिका भी धीरे धीरे रिडंडेंट या अनावश्यक होती जा रही है। अब ये पॉइंट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अमेरिका में काम करने वाले ये हाई इनकम टेक प्रोफेशनल्स ही भारत में प्रीमियम रियल एस्टेट के सबसे बड़े बायर्स में से एक होते हैं। अगर एआई की वजह से इनकी इनकम ही खतरे में पड़ जाए, तो विदेशी पूंजी का एक और बहुत बड़ा रास्ता बंद हो सकता है। चलिए ग्लोबल टेंशन से वापस इंडिया आते हैं। तीसरा फैक्टर है मुंबई में ओवर सप्लाई की समस्या। यहाँ हम अपना फोकस पूरी तरह से लोकल मार्केट पर शिफ्ट कर रहे हैं, खासकर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि एमएमआर पर। आपको बता दूं, भारत के जितने भी दिग्गज रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हों, ओबेरॉय, लोढ़ा, रुस्तम जी, सनटेक या शोभा, इन सब का रेवेन्यू काफी हद तक इसी एमएमआर रीजन पर टिका हुआ है।
इन बड़ी कंपनियों का फ्यूचर इसी बात पर निर्भर करता है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में डिमांड और सप्लाई का बैलेंस कैसा चल रहा है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी ओवर सप्लाई का बवंडर तैयार हो रहा है। स्रोत के मुताबिक मुंबई के मुख्य इलाकों और ठाणे में इस वक्त रीडेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है। हो ये रहा है कि पुरानी 3, 4 या 6 मंजिला इमारतों को गिराया जा रहा है और उनकी जगह 20, 30 या उससे भी ज्यादा मंजिलों वाली गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही हैं। और इस रेस में अदानी और एल&टी जैसे बड़े कॉरपोरेट घराने भी कूद चुके हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट में अचानक से फ्लैट्स और संपत्तियों की एक अभूतपूर्व बाढ़ आने वाली है। अब जरा इस पूरे गणित को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ मुंबई जैसे प्राइम मार्केट्स में इन ऊंचे टावर्स की वजह से भयंकर सप्लाई आ रही है, और दूसरी तरफ जैसा कि हमने अभी समझा, मिडिल ईस्ट की टेंशन और एआई की वजह से एनआरआई डिमांड कमजोर पड़ रही है। जब मार्केट में सप्लाई ऐतिहासिक ऊंचाई पर हो और खरीदने वालों की डिमांड सिकुड़ रही हो, तो इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल यही कहता है कि कीमतों पर भयंकर दबाव पड़ना एकदम तय है। और अब हमारा चौथा और आखिरी लोकल फैक्टर, शेयर बाजार का वेल्थ इफेक्ट। ये फैक्टर हमें शेयर बाजार और फिजिकल प्रॉपर्टी के बीच के उस ऐतिहासिक कनेक्शन की तरफ ले जाता है जिसे वेल्थ इफेक्ट कहते हैं। 25 सालों से ज्यादा के मार्केट डेटा के आधार पर स्रोत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देता है। होता यह है कि रियल एस्टेट तब सबसे शानदार परफॉर्म करता है जब शेयर बाजार जबरदस्त तेजी में हो। लोग स्टॉक से खूब पैसा बनाते हैं और फिर उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को सेफ इन्वेस्टमेंट मानकर जमीन या घर खरीदने में लगा देते हैं। लेकिन याद रखिए, ये एक दो-धारी तलवार है। जब शेयर बाजार में घबराहट फैलती है तो यही लिक्विडिटी मार्केट से पूरी तरह सूख जाती है। अब यहाँ जो बात सच में टेंशन देने वाली है वो ये है कि स्रोत के मुताबिक शेयर बाजार में फिलहाल एक बहुत बड़े पैनिक सेल ऑफ का डर मंडरा रहा है, और ये डर कोई छोटा मोटा नहीं है। आशंका तो ये भी है कि ये गिरावट कोविड के समय देखे गए पैनिक से भी बड़ी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, जो इन्वेस्टर अपना पैसा बचाने के लिए शेयर बाजार में ही संघर्ष कर रहा होगा, वो वहां से फंड्स निकालकर रियल एस्टेट में कैसे लगाएगा? लिक्विडिटी का ये संकट हाउसिंग डिमांड को पूरी तरह से ड्रेन कर सकता है। तो इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है? चलिए फाइनल मार्केट आउटलुक पर नजर डालते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आज रियल एस्टेट किसी एक चुनौती का सामना नहीं कर रहा है। ये 4 अलग अलग दिशाओं से आने वाली दबाव के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। मिडल ईस्ट की अस्थिरता से रेमिटेंस का झटका, अमेरिका में एआई के कारण टेक जॉब्स पर संकट, एमएमआर में ज़रूरत से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से ओवर सप्लाई और शेयर मार्केट में गिरावट के डर से लिक्विडिटी का ब्लॉक होना। स्रोत का सीधा सा निष्कर्ष है कि जब ये चारों परिस्थितियां एक साथ मिलेंगी तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट स्टॉक्स दोनों के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट स्टॉर्म तैयार कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये विश्लेषण जिस स्रोत पर आधारित है वो एक सेबी रजिस्टर्ड इकाई है और उन्होंने एक स्पष्ट वैधानिक चेतावनी दी है। शेयर बाजार स्वाभाविक रूप से जोखिमों से भरा होता है। ये जो भी भविष्यवाणियां हैं, ये सब ऐतिहासिक रुझानों और डेटा एनालिसिस पर आधारित हैं, लेकिन किसी भी मुनाफे की कोई पक्की गारंटी नहीं होती। ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आ खड़ा होता है। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि हमने जो घर या जमीन ली है वो तो बिल्कुल एक लोकल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज का ये डेटा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमारा लोकल रियल एस्टेट बाजार सच में ग्लोबल क्राइसिस, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के तनाव या सिलिकॉन वैली के एआई रेवोल्यूशन से अछूता रह सकता है? आज जिस तरह से पूरी दुनिया फाइनेंशियली एक दूसरे से जुड़ चुकी है, शायद अब कोई भी बाजार पूरी तरह से आइसोलेटेड या सुरक्षित नहीं है। ये वाकई में गहराई से सोचने वाला विषय है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।